अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? जी सर, वालेकुम सलाम। ओके। वालेकुम सलाम। ये सर आपकी बात से। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम लोग अलजबरा कवर कर रहे थे। और अभी तक हमने अलजबरा में लीनियर इक्वेशंस को कवर किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कवर किया। और हमने देखा कि जब हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं इक्वेशन में, तो हमें अ, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही हमें फिर एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं अ, उनकी वैल्यूज़ को या सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। यानी हमारे पास अगर एक ही वेरिएबल है तो हम एक ही एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर दो वेरिएबल हैं, एक्स भी आ गया वाई भी आ गया, तो हमें कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए जिससे हम दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें आपस में। और उसके लिए फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है और जीआरई में एलिमिनेशन मेथड है। इसके अलावा जो बाकी मेथड्स हैं वो जीआरई के सिलेबस से आउट हैं। अच्छा, इसके अलावा एब्सलूट वैल्यूज़ का हमने देखा कि एब्सलूट वैल्यू जब इक्वेशन में आती है तो उसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो दो बन जाते हैं। एक पॉजिटिव सोल्यूशन बन जाता है और एक नेगेटिव सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोल्यूशन की भी एब्सलूट वैल्यू लेते हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव सोल्यूशन ही बन रहा होता है। तो अभी हम थोड़ा इनइक्वालिटीज़ को देख लेते हैं। और इनइक्वालिटीज़ को मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। इनइक्वालिटीज़ के अंदर भी वही सेम इक्वालिटीज़ वाली ही चीज़ें चल रही होती हैं। थोड़े से चेंजेस है मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि मैं अभी बेसिक चीज़ें तो आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोग अपने तौर पर प्रैक्टिस करें लाजमी। क्योंकि अलजबरा जो है उसमें फिर मतलब एक दफ़ा आपने पैटर्न सीख लिए, बेसिक सीख ली, उसके बाद बस फिर वो पैटर्न्स लेंथी होके आ रहे होते हैं या थोड़ा मतलब दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होके आ रहे होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं हमारे पास वही होते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करें। गूगल में सर्च कर लें कि जीआरई के अलजबरा के क्वेश्चंस, और वहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, इनइक्वालिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटीज़ में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक इनइक्वालिटी लिखता हूँ, -3x + 5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 17। अच्छा, ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइंस की किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो जिसको इसमें कन्फ्यूजन होती हो लेस देन और ग्रेटर देन, और लेस देन एंड इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में कोई? ठीक है, यानी सबको आइडिया है इस चीज़ का, क्लैरिटी है। ओके। तो इसमें भी जैसे इक्वेशंस में होता है ना कि जहाँ पे +5 है इसको मैं उस तरफ ले जा सकता हूँ और -5 कर सकता हूँ। ठीक है। उसके पीछे लॉजिक ये होती है कि हम दोनों साइड पे -5 ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो शॉर्टकट में हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि ये जीरो के इक्वल ही होता है। तो ये चीज़ तो सारी इक्वेशन से रिलेटेड ही होती है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इनइक्वालिटीज में, इट्स जस्ट लाइक इक्वेशंस। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है पॉजिटिव नंबर की, वो भी सेम है, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी क्वेश्चन को आगे फॉलो अप करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि -3x इज लेस देन और इक्वल टू 12 हो गया। और अब मैं 3 से दोनों साइड पे अगर इसको डिवाइड करता हूँ +3 से, तो यहाँ पे बच जाएगा -x लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब मुझे -x की वैल्यू तो पता चल गई है, लेकिन मुझे x की वैल्यू पता करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस होल एक्सप्रेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा या -1 से डिवाइड कर दूंगा, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो जब मैं इसको करूँगा तो क्या होगा कि ये -x जो है ये x बन जाएगा। ये क्या चीज़, सॉरी। अच्छा, ये -x जो है ये x बन जाएगा और ये जो 4 है ये बन जाएगा -4।
लेकिन ये जो साइन है, जब मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये अगर लेस देन का साइन है तो ये ग्रेटर देन का साइन बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं ये -1 वाली चीज़ पे आने के बजाय, मुझे थोड़ा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, और मैं डायरेक्ट इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको -3 से डिवाइड कर देता हूँ इस होल इक्वेशन को। तो -3 से जब डिवाइड करूंगा ये x आ जाएगा। ये 12 को -3 से डिवाइड करूंगा -4 आ जाएगा। और ये जो माइनस की वजह से ये साइन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हम साइन को रिवर्स कर देते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। ठीक है। उसके अलावा बाकी इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सारा कुछ जो है वो इक्वालिटीज की तरह ही है। अच्छा, अभी हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि मेरे पास क्या होता है, ज़्यादातर क्यूसी के क्वेश्चंस होते हैं। क्यूसी का मतलब है क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। उसमें मेरे पास एक जगह लिखा हुआ है अगर 2x स्क्वेयर, और दूसरी तरफ मेरे पास लिखा हुआ है x। ठीक है। तो अब क्यूसी के क्वेश्चंस में जीआरई के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। उसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, सब चीज़ें। तो हमारी क्या इसके अंदर हमारा क्या मतलब इंट्यूशन होती है कि हम कहते हैं कि ना हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, कि मैं कह दूं कि यहाँ पे एक्स को मैं कैंसिल करके 1 कर दूं, और यहाँ पे जो है ना 2x, यानी दोनों चीज़ों को मैं एक्स डिवाइड कर दूं। अच्छा, क्यूसी के क्वेश्चंस में जब अलजबरा आता है ना तो आप क्या करते हैं कि दरमियान में ना एक प्लेस होल्डर मार्क लगा देते हैं। एज पर ईटीएस बुक उसके अंदर ये चीज़ दी गई है कि आप बीच में एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है। और उसको सिंप्लीफाई करते रहते हैं। और जब आप एंड पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा क्या हो सकता है कि ये चीज़ बड़ी हो सकती है या ये चीज़ बड़ी हो सकती है। उसके लिहाज से फिर आप एंड पे जाके जो साइन है या इक्वल हो सकता है या कुछ नहीं पता चल सकता। अब जैसे इस सिचुएशन में अगर फॉर एग्जांपल 2x और 1 पे मैं पहुंचा हूँ, तो अब अगर मुझे नहीं बताया गया कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मैं नहीं बता सकता कि 2x जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा या लेस देन होगा या इक्वल होगा। तो मैं मुझे इसका आंसर डी पता चल जाए, इसलिए मतलब इस ये चीज़ जो है ये प्लेस होल्डर मार्क ये हम लगाते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन तब तक नहीं कर सकते, यानी ये 2x वाले स्टेप में मैं तब तक नहीं आ सकता जब तक क्वेश्चन में मुझे ये ना बताया गया हो कि x जो है वो पॉजिटिव है। यानी अगर क्वेश्चन में ये चीज़ लिखी हुई है ना कि x इज ग्रेटर देन 0, तभी मैं x को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि x ग्रेटर देन 0 है या क्या है, मतलब फिर x लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है। और x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कुछ भी इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है x। तो फिर मैं दोनों साइड से इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मुझे पता है कि x पॉजिटिव है तो तब मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है। और अगर मुझे पता है कि x नेगेटिव है तब भी मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, लेकिन फिर मैं साइन रिवर्स करूंगा, जो साइन आ रहा होगा उसको रिवर्स कर दूंगा। ठीक है। लेकिन आप नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड पे साइन रिवर्स करना भूल जाएंगे, तो इसको आप माइनस कर दें, इसको माइनस कर दें। सिर्फ तब आप सिंप्लीफिकेशन करें जब हमारे पास x इज ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक? ठीक है, इस टॉपिक को जल्दी से खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि कोई क्वेश्चन हम कर लें जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का हो। अच्छा, दो क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है, इफ x ओवर y इज ग्रेटर देन 2, which of the following must be true? ठीक है, ये बस मैंने जल्दी में लिख दिया कि आपने बताना है कि दो वर्ड्स इसमें ज़रूरी है, मस्ट और ट्रू, कि ये जो ऑप्शंस मैं अभी लिखूंगा इनमें से कौन सा ट्रू होना ज़रूरी है अगर x ओवर y इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है। ऑप्शंस हमारे पास हैं 2
एक्स इज ग्रेटर देन 4y, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है -3x/7 इज लेस देन -6, और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को टाइम लें थोड़ा सा, 1-2 मिनट लें, और मतलब मेरी राइटिंग समझ आ रही है थोड़ी या इसको क्लैरिफाई करूं मजीद? ठीक है, इसको ट्राई करें आप लोग अपने माइंड में। सर ए वाला सही होगा। ठीक है, ए वाला आप कह रहे हैं कि सही होगा? सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है? सर बी ऑप्शन तो उसमें वाई की वैल्यू नहीं है, हमें वाई तो पता नहीं, तो हम वाई कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा सॉरी, एक सेकेंड, इसमें ना थोड़ी राइटिंग मिस्टेक हुई है। ये है -3x/y। -3x/y इज लेस देन -6। अब बताएं, बी ऑप्शन हो सकता है या नहीं? या सर बी ऑप्शन भी हो सकता ठीक है, और सी? है। सी ऑप्शन नहीं है आई थिंक। सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हम ए ऑप्शन ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन को अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, अच्छा चैट भी देख लेता हूँ साथ में। फर्स्ट टू ऑप्शंस आर इक्वल टू, ओके। अच्छा, अब मैं अगर देखता हूँ इस अभी तक जो मैंने स्टडी की है उस लिहाज से, अब मुझे स्टेटमेंट में मतलब ये बताया गया है कि एक्स या वाई में से कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव है? आप लोगों के ख्याल से कुछ मेंशन है स्टेटमेंट में या मेंशन नहीं है? सर नहीं, मेंशन तो नहीं है। मेंशन नहीं है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें है x/y इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 2x और 4y है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 2x/y इज ग्रेटर देन 4। तो अगर मुझे नहीं पता कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो मैं y को दूसरी साइड पे ले जा सकता हूँ? नहीं सर, अगर नेगेटिव होगा तो वो साइन अपोजिट हो जाएगा। जी एग्जैक्टली exactly। अगर तो ये पॉजिटिव होगा ना, दो सिचुएशन बन जाती हैं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 4y, जो कि हमारे पास पहला ऑप्शन है। लेकिन अगर y नेगेटिव होगा तो ये बन जाएगा 2x इज लेस देन 4y। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट हमें कह रही है कि विच ऑफ फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, तो ये कैन बी ट्रू हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ कैन भी ट्रू हो सकती है, लेकिन मस्ट भी ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी सिचुएशन भी इसमें आ सकती है अगर वाई नेगेटिव हो। तो ये चीज़ मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हमें कंफर्म नहीं है ना कि कोई वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम उसको दूसरी साइड पे नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे पता होगा कि वो पॉजिटिव है तो मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा और साइन चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, ये इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज में फ़र्क होता है। क्वांटिटी बी में क्या है कि एक्स और वाई उसी साइड पे हैं, बस क्या हुआ है, -3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो शुरू में -3 आ गया और 2 मल्टीप्लाई हो गया, -3 से -6 आ गया। तो क्वांटिटी सॉरी, क्वांटिटी बी ट्रू होती है। और क्वांटिटी सी में क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर एक्स नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो अगर वो नेगेटिव को मैं नेगेटिव से डिवाइड करूंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स नेगेटिव होते हुए भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो सी भी गलत हो जाएगा। यानी इसके अंदर सिर्फ एक आंसर हमारे पास ठीक बनता है, जो कि बी है। ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई है सबको काइंडली?
यस। ठीक है, गुड। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा नीट लिखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, नहीं, इसको मैं एक सेकंड दीजिएगा सर। सर सर एहतशाम कह रहे हैं कि बी ऑप्शन की समझ नहीं। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है इसमें? ओके, इसमें बी ऑप्शन में ये है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ना, ओरिजिनल इक्वेशन, वो है एक्स ओवर वाई इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब मैं -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है -3x ओवर वाई, और दूसरी तरफ आ जाता है मेरे पास -6। लेकिन अब मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आपके लिहाज से साइन को क्या होना चाहिए? सेम रहना चाहिए या रिवर्स हो जाना चाहिए? सर चाम, आप के ख्याल से क्या होना चाहिए अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो? रिवर्स हो जाना चाहिए। सॉरी, पॉजिटिव। पॉजिटिव से मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? रिवर्स कहना चाह रहे हैं या सेम कहना चाह रहे हैं? पॉजिटिव से मतलब यानी आप, ओके, यानी आप कहना चाह रहे हैं ग्रे कि ये रिवर्स हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले जब ये ग्रेटर है तो अब ये लेस देन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एग्जैक्टली हमारे पास इसी तरह है, -3x ओवर वाई इज लेस देन -6। तो मेरे ख्याल से आप साइन से कंफ्यूज हो रहे थे। वो -3 से हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो वो नेगेटिव नंबर है, इसलिए साइन रिवर्स हो गया। ठीक है, क्लैरिफाई हो गया, या मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं ना क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स वाला टॉपिक जो है उस पर स्विच करता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करें प्लीज़। इसमें हम लोग ना जैसे नंबर्स से भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग, मतलब कोई इक्वेशन हमें लग रहा है कि इसका मतलब अलजेब्रिक प्रोसेस करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, तो हम डिफरेंट नंबर्स ट्राई कर सकते हैं। जीआरई में ऐसे ही होता है कि हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन में भी डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो पुट करके देख लेते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अभी ट्राई करना चाहेंगे या एज ए असाइनमेंट करना चाहेंगे, एज एन असाइनमेंट? सर अभी ट्राई कर लेंगे, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। मुश्किल नहीं लग रहा? ठीक है, अगर बाकियों को भी मुश्किल नहीं लग रहा ना, तो एज एन असाइनमेंट ही कर लें मेरे ख्याल से। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है जी सर, ठीक है। बाकी लोग अपनी इनपुट काइंडली दे दें, बेशक चैट में दे दें या अनम्यूट करके बता दें कि इस क्वेश्चन को कवर करें या नेक्स्ट टॉपिक में मैं मूव कर लूँ। सर नेक्स्ट करें सर। ठीक है।
ओके, ठीक है। आउट ऑफ 9, 4 ने कह दिया नेक्स्ट। पांचवा मैं बन जाता हूँ तो मेजोरिटी की अथॉरिटी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स एंड बॉक्स प्लॉट्स। ठीक है, आधा घंटा है, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कवर कर लूँ जल्दी में। तो अगर आप लोगों को कब कहीं पे कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अच्छा, मकसद क्या होता है क्वार्टाइल का या परसेंटाइल का, या फिर किसी भी डाटा सेट को चीज़ों में डिवाइड करने का, इस तरह की रेंजेस बनाने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आपके पास कोई वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल 10 है आपके पास, उसके साथ आपके पास 12 है, 14 है, फिर आपके पास एक आ जाती है 16, फिर एक वैल्यू आपके पास आ जाती है 80। ठीक है, अगर आप इसका मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो 14 नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू 80 है जो उसका मीन डिस्टर्ब कर देगी। इसके अलावा अगर आप इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे तो इसकी रेंज भी बनेगी 80 - 10, इस तरह से। अगर आप रेंज होती है यानी आप हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं तो वो 70 बन जाएगी, ठीक है। और अ, अगर आप इसका क्या कहते हैं मीडियन वैल्यू देखते हैं तो वो 14 बनती है, तो आपको 80 का नहीं पता चलेगा। यानी आप फॉर एग्जांपल कोई डेटा सेट देख रहे हैं कि आप किसी टूर पे जा रहे हैं तो उस पे लोगों की एज क्या है, या आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें बैक्टीरियाज के साइज क्या हैं, तो उसके अंदर क्या होता है डिफरेंट तरह की वैल्यूज होती हैं। तो अगर आप मीन को देखते हैं सिर्फ या मीडियन को देखते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके अंदर कोई मतलब ऐसी वैल्यू भी है जो बहुत ज़्यादा बाकियों से डिफरेंट है। या फिर अगर आप उस डिफरेंट वैल्यू की वजह से मीन लेते हैं तो वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि आपको लगता है कि वैल्यूज शायद उस वैल्यू की तरफ ज़्यादा हैं, जबकि लोअर साइड पे अगर आप देखें तो वैल्यूज ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि क्वार्टाइल रेंज होती है। क्वार्टाइल्स का मतलब होता है कि हम डाटा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। या फिर परसेंटाइल्स होती हैं, परसेंटाइल्स का मतलब होता है कि हम डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर इससे भी ज़्यादा अगर हम डिटेल में डाटा को देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में फिर हम देखते हैं कि डाटा के जो डाटा सेट्स है उसके अंदर जो हमारे पास डेविएशन है वो कितनी है, मीन से मीन क्या है और उससे जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी डेविएशंस पे हैं, और कहाँ पे ज़्यादा वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं। फिर जब वैल्यूज़ एक सिमिट्री में फॉल कर रही हों यानी मीन की तरफ ज़्यादा हों, और जैसे जैसे हम मीन से दूर जाते जाएं वो वैल्यूज़ की तादाद कम होती जाए तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाद में देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, ठीक है। क्वार्टाइल्स ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा सेट में बनाता हूँ, ये एक नंबर्स की लिस्ट बनाता हूँ कि मेरे पास है 10 और 12 है, साथ में 16 है, साथ में 18 है, सॉरी, अच्छा 18 है, साथ में मेरे पास है 25 और 28, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इस डाटा को मज़ीद थोड़ा बड़ा करता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू है 32 और एक वैल्यू है 34, ठीक है। अब जब मैं क्वार्टाइल बनाऊंगा तो इस डाटा को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब उस 4 हिस्सों में डिवाइड करने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले मैं ओवरऑल डाटा को देखूंगा। ओवरऑल डाटा को जब मैं देखूंगा तो मैं देखूंगा डाटा में वैल्यूज कितनी है, ठीक है। अब इस डाटा में जो मेरे पास वैल्यूज हैं उनकी तादाद जो बनती है वो बनती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बनती हैं, ठीक है। अब इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो फिर तो मैं आसानी से कर सकता हूँ कि अच्छा मैं देख लूँ कि यार 4 एक तरफ हो जाएंगी, 4 एक तरफ हो जाएंगी, ठीक है। फिर मज़ीद जब उनको 2 हिस्सों को मज़ीद फर्दर दो दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो टोटल 4 हिस्से बन जाएंगे। यानी इन 4 को जब फर्दर 2 में डिवाइड करूंगा तो 2 ये बन गई, 2 ये बन गई, इसी तरह 2 ये बन गई, 4 हिस्से बन गए।
अब ये तो कम वैल्यूज हैं, अगर फॉर एग्जांपल डाटा में बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं तो मेरे पास कोई सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए इसको चार हिस्सों में डिवाइड करने के लिए। ठीक है, एक तो ये है कि मैं उसको फोर से डिवाइड कर लूँ। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये आठ वैल्यूज नहीं है, मतलब ये नौ वैल्यूज हैं, तो फिर तो वो फोर का मल्टीपल नहीं बनेगा, तो मेरे पास पॉइंट में एक फिगर आ रही होगी। ठीक है, तो इसका जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम पहले मीडियन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट कैसे करते हैं कि हमारे पास जो डाटा सेट है उसका जो नंबर होता है उसके अंदर हम वन ऐड करके टू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे मेरे पास इसके अंदर वैल्यूज हैं आठ, तो मैं आठ के अंदर एक ऐड किया और इसको टू से डिवाइड किया, तो ये मेरे पास बन गया 4.5। यानी जो मेरा मीडियन है ये फोर और फाइव के दरमियान में बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेरा मीडियन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब जो मेरा मीडियन है वो क्या करेगा, उसने क्या किया कि इस डाटा सेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक आगे वाला हिस्सा है एक पीछे वाला। अब जो आगे और पीछे वाले हिस्से हैं उनके मजीद मैं मीडियन फाइंड आउट करूंगा, तो इसका मीडियन यहाँ पे बनेगा पहले वाले का, दूसरे वाले का मीडियन यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो जो पहले वाला जो सेंटर में बना था ना, ठीक है, मीडियन, उसको मैं मीडियन भी कहता हूँ। और अगर क्वार्टाइल के लिहाज से देखा जाए तो उसको मैं कहूँगा कि ये मेरे पास बन गया है Q2। ठीक है, और ये मेरे पास बन गया Q1 और ये मेरे पास बन गया Q3। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक शुरू से लेके Q1 तक मेरे पास है फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, Q1 से Q2 तक सेकंड क्वार्टाइल, फिर थर्ड क्वार्टाइल, फिर फोर्थ क्वार्टाइल, इस तरह। ठीक है, अब जीआरई में क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर ये डाटा सेट है तो मेरे पास जो 16 नंबर है वो कौन से क्वार्टाइल में फॉल कर रहा है, तो मैं बता सकता हूँ कि वो सेकंड क्वार्टाइल में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह 32 है तो वो मेरे पास कौन से क्वार्टाइल में फॉल कर रहा होगा आपके लिहाज से, 32 नंबर। सर वो Q3 के बाद आएगा, क्योंकि Q3 हमारे पास 28 से 30 तक आता है। ठीक है, तो क्यों उसको क्वार्टाइल नंबर क्या कहूंगा मैं कि वो कौन सा क्वार्टाइल है? सर Q4 कह सकते हैं। एग्जैक्टली वो फोर्थ क्वार्टाइल बनेगा। ठीक है, Q3 के बाद जो मेरे पास क्वार्टाइल है वो फोर्थ क्वार्टाइल है। ठीक है, ये जस्ट इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को अपने साथ मतलब अ, थोड़ा आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपसे ये क्वेश्चंस कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा एक चीज होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है Q3 माइनस। कि Q3 - Q1। ठीक है, ये वैल्यू जो मेरे पास आती है इसको मैं कहता हूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाता है कि Q1 में तो मेरे पास इस तरह की वैल्यूज हैं 12 16, लेकिन जब मैं डाटा के एंड पे जा रहा हूँ तो क्या कोई 90 100 वाली वैल्यूज की तरफ बात तो नहीं जाना शुरू हो गई, तो उससे फिर मुझे पता चल जाता है कि अच्छा इसका Q3 ये है, Q1 ये है। तो थोड़ा बहुत मुझे डाटा का आइडिया हो जाता है कि डाटा कितना डाइवर्स है, किस तरह की वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को हम लोग ना क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ, ये मेरी नंबर लाइन बन गई एक टेढ़ी मेढ़ी। इसके अंदर मेरे पास कोई भी मतलब जीरो फॉर एग्जांपल यहाँ पे, और इससे पीछे सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं, इससे आगे सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं जाके मैं कहता हूँ 10 आता है, और यहाँ कहीं जाके 34 आता है। ठीक है, इस तरह मैं कहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं मतलब इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं 10 11 12 13 4, इस तरह जा रही हैं वैल्यूज आहिस्ते आहिस्ते, नंबर लाइन बनी हुई है, जनरल एक नंबर लाइन है। ठीक है, अब मैंने अपने डाटा को देखा, मैंने देखा कि जो मेरी सबसे छोटी वैल्यू है ना, मैंने पहले उसको मार्क कर दिया, उसके साथ मैंने एक लाइन लगा दी उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो मेरी सबसे बड़ी वैल्यू है मैंने उसको मार्क कर दिया। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू है 34। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा मीडियन कहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा मीडियन बन रहा है वो 18 और 25 के दरमियान में बन रहा है। ठीक है, अब 18 और 25 के दरमियान में अगर मीडियन बन रहा है तो इसको मैं इसकी वैल्यू क्या होगी आपके लिहाज से, मीडियन की कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मेरा मीडियन क्या है? सर 18 और 25 की हम मिड फाइंड कर लेंगे।
एग्जैक्टली हम 18 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 इस तरह कर लेंगे। ठीक है, यानी दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अगर करता हूँ कैलकुलेटर में, या अगर किसी का वैसे शार्प माइंड है तो वैसे जुबानी भी कर लें। 43 बनता है सम इनका, और डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो ये वैल्यू बन जाती है 21.5। ठीक है, तो 21.5 के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन मार्क कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 21.5। ठीक है, अच्छा, ये मेरे पास जो वैल्यू है इसको मैं कह देता हूँ ग्रेटेस्ट, जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये 21 तो या नहीं जो बनेगा? भी आप करना चाहिए, हाईएस्ट कैन बोलना चाहते हैं एच से रिप्रेजेंट कर दें, लार्जेस्ट बोलना चाहते हैं एल से रिप्रेजेंट कर दें, आपकी अपना जैसे दिल करता है आप ऐसे करें। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको मैं जो है ना कह देता हूँ कि ये स्मॉलेस्ट है, या फिर कह सकता हूँ कि ये लोएस्ट है, जिस तरह भी मैं रिप्रेजेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लोएस्ट लिख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे लार्जेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर मुझे ग्रेटेस्ट कर देना चाहिए, यानी दोनों तरफ मुझे एक ही नंबर, एक ही वेरिएबल या एक ही डेरिवेशन यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी सर। ठीक है, सर ये अब मैं क्या 18 करता प्लस हूँ। 25 डिवाइडेड बाई 2, ये समझा दें सर, ये नहीं समझ आया मीडियम। अच्छा, मीडियन हम जब फाइंड आउट करते हैं ना, तो मुझे पता चल गया कि जो मेरा ये सेट है ना, इसका मीडियन जो है ना, मीडियन जो होता है वो दरमियान वाली वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे पास तो ऑड नंबर्स है ना, फॉर एग्जांपल 34 नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा कि मेरे पास मीडियन क्या बनेगा, 3 वैल्यूज इधर आगे बन जाएंगी, 3 पीछे बन जाएंगी, 18 मीडियन बन 18 सेंटर वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सर आपको? जी सर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑड वैल्यूज नहीं है, इवन वैल्यूज हैं, तो तब क्या होगा कि तब मेरा मीडियन जो है ना वो 18 और 25 के दरमियान में आएगा, कि अगर मैं 34 को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैं 34 को 18 और 25 के दरमियान, लेकिन क्या नंबर आएगा, 19 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा, एग्जैक्टली वो क्या नंबर होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 18 प्लस 25 करता हूँ, यानी जिनके दरमियान में वो नंबर है, और उनका दरमियान निकालने के लिए मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इनको 2 से डिवाइड करूंगा ना तो इनका दरमियान एग्जैक्टली मुझे पता चल जाएगा। तो इनको जो सम करता हूँ तो बनता है 43, और जब 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये बन जाता है 21.5। यानी 21.5 जो है ना, ये इन दोनों का दरमियान है, और जो इन दोनों का दरमियान है ना वो पूरे डाटा सेट का दरमियान है, पूरे डाटा सेट का सेंटर है, और जो डाटा सेट का सेंटर होता है उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सर? जी सर। सर ऊपर आपने एक फॉर्मूला बताया n+1 डिवाइडेड बाई 2, वो किस चीज़ का है सर? वो मैंने जगह लोकेशन के लिए बताया है। ठीक है, कि मीडियन की लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है सर, यही कंफ्यूजन हो गया। हाँ, थैंक यू वो सर। लोकेशन है कि मेरे पास नंबर्स यहाँ पे कितने हैं, 8, तो 4.5 उसकी लोकेशन बन रही है, यानी फोर्थ, चौथा नंबर और पांचवा नंबर, उनके दरमियान में 4.5 बनता है, तो वहां पे उसका मीडियन होगा, वो मीडियन की लोकेशन है। लेकिन जो मीडियन की वैल्यू है वो जो उसके आगे पीछे वाले नंबर हैं उनके दरमियान वाला नंबर होगा। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इन लाइंस को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये मेरे पास लार्जेस्ट वैल्यू आ गई, थोड़ा ये मतलब थोड़ा इसको रिवाइज करता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास बन गई लोएस्ट वैल्यू, ये बन गई ग्रेटेस्ट वैल्यू, और इसको मैं कहता हूँ कि ये बन गई मेरे पास मीडियन वैल्यू, और मीडियन वैल्यू को मैं Q2 भी कह सकता हूँ। ठीक है, कि ये मेरे पास Q2 बन गया। अब मेरे पास रह गया Q1 और Q3। ठीक है, अब Q1 भी मेरे पास ऐसे ही आएगा कि मैं 12 और 6 को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वो मेरे पास बनता है तकरीबन 14। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको मार्क कर दूंगा, और Q3 जो है ना मेरे पास वो बनता है 28 और 32 को आपस में ऐड करके डिवाइड करने से। ठीक है, तो वो बन जाएगा तकरीबन 30। ठीक है, उसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, और ये जो Q1 और Q2 मैंने बनाया है ना, इनको मैं फिर एक ना बॉक्स की शेप दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से। तो बेसिकली
अगर मैं सारी चीज़ों को हटाऊं और आपके माइंड का फोकस इस शक्ल की तरह, ये डाटा भी मैंने मिटा दिया, ठीक है, मुझे पता चल गया इनकी क्या वैल्यूज़ थी। आपका फोकस अगर मैं इस शेप की तरफ लाऊं, ठीक है, ये नंबर लाइन भी मैंने मिटा दी है और ये भी मैंने सारा कुछ मिटा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है ना शेप एक आ रही है, जो इसमें मेरे पास जो ये वैल्यू है ये लोएस्ट वैल्यू है, ये वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू है, इसको मैं Q2 कह सकता हूँ, इसको Q3 कह सकता हूँ और इसको Q1 कह सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैंने इन चीज़ों को मार्क किया है। तो यहाँ से लेके जो डब्बा डब्बे की जो एजेस हैं ये मेरे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज बता रहे हैं, ठीक है, कि Q3 क्या है और Q1 क्या है, और उनका जब मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ आपस में, तो वो मेरे पास आ जाती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। और ये जो डब्बे के अंदर एक सीधी लाइन बनी हुई है ना, ये मेरे पास बता रहा है कि Q2 है ये, ठीक है। या फिर इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मीडियन भी है, ठीक है। ये जो मैंने फिगर बनाई है ना, इस फिगर का नाम है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। या फिर इस फिगर का नाम हम कह सकते हैं बॉक्स एंड विस्कर। जैसे वो होती है ना, बिल्ली की मूछें होती हैं, तो ये एक डब्बा बना है और उसकी ऐसे ये मूछें साइड पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये फिगर है जो जिसको हम बॉक्स प्लॉट कहते हैं या बॉक्स एंड विस्कर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो हमने कवर किया है ना, इसके लिहाज से मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपसे और उससे आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सर इसमें फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए हम बस 30 में से 14 माइनस कर लेंगे, ऐसा ही है? जी जी, ऐसे ही है, 30 में से 40 माइनस करेंगे इस डाटा सेट के लिहाज से। इस तरह कोई भी डाटा सेट है उसमें बस Q3 में से Q1 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास इंटर ठीक। क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। और हमने हमें अगर कोई नंबर पूछा हुआ है कि फलां नंबर कौन सी क्वार्टाइल में आ रहा है, तो वो भी हम बता सकते हैं देख के अपने डाटा सेट को। ओके सर। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन फाइंड करता हूँ कोई। तो जब वैल्यूज ऑड होंगे तो तब उसका हम कोटा वो मीडियन मालूम करेंगे। हमने मीडियन ही फाइंड आउट करना है हर सिचुएशन में, ऑड हो या इवन हो, ठीक है। तो मीडियन फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि जब ऑड वैल्यूज होती है ना, उसमें तो क्या हो रहा होता है, एक नंबर सेंटर में बन जाता है, उसके आगे भी उतनी वैल्यूज बन, जैसे 7 नंबर है तो सेंटर जो होगा ना उसके आगे भी 3 वैल्यू होंगी, पीछे भी 3 वैल्यू होंगी, ऐसे ही है। सर वो तो ऑड में तो हो जाएगा, लेकिन इवन में भी हम दो वैल्यूज लेते हैं ना, जो दो दरमियान वाली होती हैं उनका मीन ले लेते हैं। हाँ, इनके मीन को मीडियन कहते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन यानी अगर अगर नौ नौ वैल्यूज हैं, जैसे आपने 8 की थी, तो एक हम बढ़ा देंगे, तो उसको फिर क्वार्टाइल में अगर डिवाइड करना हो तो फिर किस तरह करेंगे? अगर 9 वैल्यूज हैं और और उसको हमने क्वार्टाइल बनाने हैं। अगर 9 वैल्यूज है ना, तो उसका जो मीडियन बनेगा वो क्या बनेगा, वो कौन सी वैल्यू बनेगी आपके लिहाज से? वो तो उसकी सेंट्रल वैल्यू हो गई। उसको हम क्या कह सकते हैं, कौन सा क्वार्टाइल नंबर कह सकते हैं? वो थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा, मतलब 2 के नहीं बाद नहीं, वो थर्ड Q2, क्वार्टाइल। Q2 कहेंगे, जो मीडियन होगा ना, मीडियन वैल्यू जो होगी उसको हम कहेंगे Q2। मतलब Q2 का तो एंड हो जाएगा और Q3 का स्टार्ट। जी जी, थर्ड क्वार्टाइल वहां से स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन उस वैल्यू को एग्जैक्टली exactly मैं Q2 कहूंगा, ठीक है। और फिर एक सेकंड, मैं आपको ये बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है, जी। ठीक है। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ना वैल्यूज हैं 9 वैल्यूज, ठीक है। तो मेरे पास जो पांचवी वैल्यू है ना, ये मेरे पास मीडियन होगा और यही मेरे पास Q2 होगा, ठीक है। अब मेरे पास जो बाकी वैल्यूज बची हैं ना, इसके अलावा चार, उनका जो दरमियान होगा ना मीडियन, वो मेरे पास हो जाएगा Q3। और ये वाली जो चार बची है ना, इनका जो मीडियन होगा यानी इनका जो सेंटर होगा वो मेरे पास होगा Q1, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी, ये वाली शुरू वाली, इसको मैं कहूँगा लोएस्ट वैल्यू। और जो आखिर वाली वैल्यू होगी उसको मैं कहूँगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा वो होगा फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। जो Q1 से Q2 तक होगा वो होगा सेकंड क्वार्टाइल, Q2 से Q3 तक थर्ड क्वार्टाइल, इस तरह आगे फोर्थ क्वार्टाइल, ठीक है। अब समझ आ गई? जी। ठीक है, थैंक यू। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे
अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर मेरे पास मीडियन वैल्यू है 5 और यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट बन रहा है 0 1 2 3, तो आपके ख्याल से इसके आगे की जो वैल्यूज़ हैं वो 5 से बड़ी होना चाहिए, तभी मतलब अगर ये वैल्यू है मेरे पास, कितनी वैल्यूज़ हैं 4, यहाँ पे भी आया कि मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो अगर 5 मीडियन है तो क्या ये आगे वाली वैल्यूज़ जो हैं ये 5 से बड़ी होनी चाहिए? तो वैसे तो जब मीडियन निकालते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। जी जी। तो ज़ाहिर बात है बड़ी होंगी तो असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगी। एग्जैक्टली exactly. अगर ये वैल्यूज़ है ना 6 7 8 9, तो इनका मीडियन 5 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर यही डाटा सेट मैं ऐसे लिखता हूँ कि 0 1 2 3 5 5 6 7 8, अब इसका मीडियन क्या बनेगा? 5। 5 बनेगा, एग्जैक्टली exactly. और अब मैं इस डाटा सेट के बजाय अगर यूं लिखूं 0 1 2 3 5 5 5 5, अब इसका मीडियन क्या बनेगा? अब भी 5 है। अब भी 5 बनेगा, यानी जो मेरा क्वार्टाइल बन रहा है, कोई भी क्वार्टाइल 3 बन रहा है या क्वार्टाइल 2 बन रहा है या मीडियन बन रहा है, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन जो उसके आगे वाली वैल्यूज हैं वो सारी उसके इक्वल भी हो सकती हैं, ठीक है, और उससे पीछे भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। ये 0 0 0 0 5 5 5 ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये 5 5 5 5 5 5 5 ऐसे भी हो सकता है। हर सिचुएशन में मेरे पास एक ही मीडियन बन रहा है, ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है? अच्छा, ये क्वेश्चन है जो ना आपके सारे क्वार्टाइल्स और बॉक्स प्लॉट का जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको पक्का करने के लिए काफ़ी है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। मैं क्वेश्चन को रीड भी नहीं करना चाहूँगा, ताकि आपको ये पता भी चल जाए कि ये बॉक्स प्लॉट को पढ़ते कैसे हैं, इसमें कौन सी वैल्यू क्या होती है, और इसको आप ट्राई करें प्लीज़, 1 2 मिनट लें और ट्राई करें। ठीक है, इनपुट लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने रीड कर लिया और मैं इसको कवर कर लूँ, क्या मतलब आप इनपुट लाजमी बता दीजिएगा कि आप सर कवर कर लें या सर अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, मैं इसको रीड करूँ या आप लोग अभी कर रहे हैं ट्राई? सर ट्राई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरह इसको ओके रीड ओके, करें। ठीक है, इसको टाइम लें, अच्छी बात है, इसको आप टाइम लें और इससे आपके ना ये कॉन्सेप्ट सारे पक्के हो जाएंगे, बॉक्स प्लॉट के भी और क्वार्टाइल्स के भी। अच्छा, आप लोगों में से कोई वॉलंटियर कर लें प्लीज़ और क्वेश्चन को रीड कर लें ताकि हम मिलके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर मैं कर देता हूँ। जी जी। सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ 400 इंटीजर्स ईच। ठीक है। सेट ए और सेट बी 400 इंटीजर। सर इसका मतलब यही है कि हमारे पास सेट ए में भी 400 एलिमेंट्स इंटीजर्स है और सेट बी में भी कहीं कंसिस्टेंटली दोनों 400 इंटीजर्स है। दोनों में यानी 400 हैं, ईच का मतलब यही है कि ए में भी 400 है और बी में भी 400 है। Okay, okay, okay. If the sets are summarized by the above blocks plots, which of the following must be true? Indicate all correct answers. The median of set A is greater than the median of set B.
exactly 200 values in set B are greater than 5, at least 100 values in set A are greater than or equal to 8, the range of set A is greater than the range of set B. ठीक है सर, कायद के अलावा कोई सेट ए को रीड करना चाहेगा बॉक्स प्लॉट के जरिए कि मतलब इसकी क्या वैल्यू बन रही है, लोएस्ट वैल्यू क्या है और क्या मीडियन है, क्या क्वार्टाइल है? कोई सर कायद के अलावा रीड करना चाहे? सर शाम, मैम हमना, मैम हानिया, सर जैफ, सर जरगाम। सर सेट ए की लोएस्ट वैल्यू 3, हाईएस्ट जी वैल्यू 12। ठीक है। सर और क्या और बताना? मीडियन सेट 6 बी हो। की बी की लोएस्ट वैल्यू 1 और हाईएस्ट वैल्यू 10। ठीक है, बाकी वैल्यूज क्वार्टाइल्स या मीडियंस क्या हैं उनके? तो सेट ए का जो क्वार्टाइल 1 है वो 5 तक होगा, तो क्वार्टाइल बी का 5 है। जी ठीक है। और ए का मीडियन 6 होगा, और क्वार्टाइल 3 जो होगा उसका 8 होगा सेट ए का। ठीक है, और क्वार्टाइल वन क्या होगा उसका? क्वार्टाइल 1 होगा 5, और क्वार्टाइल टू? क्वार्टाइल 6 होगा। एग्जैक्टली ठीक है। इसी तरह सेट बी में क्वार्टाइल वन टू होगा, क्वार्टाइल टू फाइव होगा, या मीडियन भी बोल सकते हैं, फाइव होगा। और क्वार्टाइल थ्री सिक्स होगा। पहले ऑप्शन को देखते हैं, मीडियन ऑफ सेट ए इज ग्रेटर देन मीडियन ऑफ सेट बी। सेट ए का मीडियन है हमारे पास सिक्स और सेट बी का मीडियन है फाइव। तो पहला ऑप्शन आपके ख्याल से ट्रू बनता है, फॉल्स बनता है? सर इसकी हम लोअर रेंज और हायर रेंज पे फैसला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम मीडियन की बात कर लें तो हमारे पास जो सेट बी है वो लोवेस्ट 1 है और हाईएस्ट 10 है, नहीं, लेकिन मीडियन हमारे मीडियन मेरी बात सुने, मीडियन पे आपको अभी कोई मतलब कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो फिगर गिवन है उसमें मार्क हुआ हुआ है एग्जैक्टली कि मीडियन क्या है। क्वार्टाइल टू जो होता है ना, वो मीडियन ओके होता है। ओके तो ओके उसमें सर। एग्जैक्टली मार्क हुआ हुआ है कि अभी इस टाइम मीडियन क्या है। ओके सर, तो सर फिर से सेट ट्रू ए की होगा। ये ट्रू बेटर है। होगा। ट्रू होगा एग्जैक्टली। ठीक है, ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं। सर एग्जैक्टली टू सर एक हंड्रेड कंफ्यूजन है सर मुझे। सर सेट बी के जो सेकंड थर्ड वो क्वार्टाइल बता दीजिएगा काइंडली। ठीक है, जो डब्बा बना हुआ है ना, एग्जैक्ट डब्बा जो है बेसिकली बॉक्स, जी जी। उसका जो शुरू वाला एज है ना वो क्वार्टाइल वन है। और जो उसके दरमियान में लाइन आ रही है वो क्वार्टाइल टू है। और जो उसका 5 जो है। आखिरी है, जी जो मीडियन है वही उसका क्वार्टाइल टू है। और जो आखिरी एज है उसका वो क्वार्टाइल थ्री है। आपने बस वो बॉक्स को देखना है। बॉक्स को भी देखना है, बाकी को भी देखना है ना आपने, लोएस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू को भी यानी यहाँ से लेके लोएस्ट वैल्यू से लेके यहाँ तक मेरे पास फर्स्ट क्वार्टाइल बन रही है। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड क्वार्टाइल बन रही है। फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड क्वार्टाइल बन रही है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्थ क्वार्टाइल बन रही है। क्लियर है सर। क्लियर हो गया? ठीक है, थैंक यू। जो एग्जैक्टली वैल्यूज बन रही हैं फिर उन क्वार्टाइल की, जहाँ मतलब वो बाउंड्रीज जो हैं उनकी, वो फिर ये जो इसके डब बॉक्स के एजेस हैं वो बता रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं, टाइम कम रह गया हमारे पास। एग्जैक्टली 200 वैल्यूज इन सेट बी आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब वैल्यूज हमारे पास हमें पता है 400 हैं। ठीक है, अब 400 वैल्यूज हैं ना अगर, ठीक है, तो जो उसका मीडियन होगा ना, इवन पावर है, इवन सॉरी नंबर्स हैं, तो वो एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं होगा डेटा सेट का, बल्कि जो दरमियान वाले नंबर है ना उनके दर सॉरी जो दरमियान वाले नंबर है ना, वो जो उसका मीडियन होगा ना उसका क्या होगा कि उसके पीछे भी 200 वैल्यूज हैं और उसके आगे भी 200 वैल्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि इवन डाटा सेट है ना ये। अगर ऑड होता तो कोई वैल्यू डाटा सेट वाली जो सेंटर वाली वैल्यू होती वही मीडियन होता। अभी ये इवन डाटा सेट है, तो जो दरमियान वाली दो वैल्यूज है ना उनके दरमियान में एक जो है ना हमारे पास मीडियन बन रहा है, यानी उस मीडियन के पीछे भी 200 वैल्यूज हैं और आगे भी 200 वैल्यूज हैं। अब जो सेट बी है उसका मीडियन हमारे पास फाइव है। ठीक है, यानी फाइव के आगे भी 200 वैल्यूज हैं और फाइव के पीछे भी 200 वैल्यूज हैं। ऑप्शन बी हमारे पास क्या कह रहा है कि एग्जैक्टली 200 वैल्यूज इन सेट बी आर ग्रेटर देन फाइव। तो ये आपको क्या लगता है, ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए? सर ये ट्रू होगा क्योंकि दोनों सर ये तरफ टू फॉल्स हंड्रेड हो। टू हंड्रेड
ट्रू होगा। और आप और कोई इनपुट बाकी? सर शहजाद आप क्या कह रहे हैं? सर ये फॉल्स हो। फॉल्स होगा, ठीक है। सर कायद आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरे ख्याल से फॉल्स होगा। ठीक है, चैट में भी कोई आंसर्स हैं? सर फॉल्स नहीं होगा, लेकिन हम ऐसे डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि ये इक्वल भी हो सकती हैं वैल्यूज और ग्रेटर भी हो सकती एग्जैक्टली exactly, ठीक है, एग्जैक्टली exactly। ये यानी हमारे पास स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही देखा कि 5 के आगे वाली वैल्यू सारी 5 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगर हम सी स्टेटमेंट को देखते हैं, एटलीस्ट 100 वैल्यूज इन सेट ए आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, तो सेट 8 है हमारे पास, सॉरी, सेट ए है हमारे पास। उसमें जो हमारे पास क्वार्टाइल 4 बन रहा है वो हमारे, सॉरी, क्वार्टाइल 3 बन रहा है हमारे पास, वो बन रहा है 8। और वो कह रहे हैं एग्जैक्टली एटलीस्ट 100 वैल्यूज आर ग्रेटर, यानी कम से कम 100 वैल्यूज तो ग्रेटर हैं। तो ये आपको क्या लगता है? है। सर ये ट्रू हो सकता है, क्योंकि इसमें और एंड नहीं है। 8 इक्वल भी हो सकती है, उससे ग्रेटर भी हो सकती है। ठीक है, और 100 वैल्यूज एग्जैक्ट एटलीस्ट, ये आपको कैसे आइडिया हो रहा है? सर क्योंकि 200 400 टोटल है, मीडियन पे 200 हो जाती है, और क्वार्टाइल 3 को हम देखें तो फिर वो 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं कि मीडियन उसका बन रहा है तकरीबन 6 पे। और दूसरी बात आप क्या कह रहे हैं कि 100 वैल्यूज कैसे होंगी? सर को सर 12 उसको 3 8 पे बनता है ना। यानी यहाँ से आगे तो 200 वैल्यूज हैं हमारे पास। यस सर, क्वार्टर 3 से आगे 100 वैल्यू। यहाँ से आगे एटलीस्ट 100 तो होंगे, 100 से ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एरिया इसने कवर किया हुआ है। यस। यहाँ से यहाँ कम होंगी। ठीक है, 200 में से यानी आधे से ज़्यादा आगे हैं इससे, 8 से। तो ये ट्रू बनता है हमारे पास। और ऑप्शन डी को ट्राई करें। सर यहाँ पे रेंज हमारे दोनों की इक्वल है। 12 - 3 भी हमारे पास 9 आता है और 10 - 1 भी हमारे पास 9 आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन फॉल्स होना चाहिए या ट्रू होना चाहिए? फिर फॉल्स सर आगे। फॉल्स होना चाहिए। फॉल्स होना चाहिए, एग्जैक्टली exactly। यानी हमारे पास जो ऑप्शंस बनते हैं, ट्रू ऑप्शंस बनते हैं, वो बनते हैं ए एंड सी। ठीक है, थैंक यू सो मच आपकी पार्टिसिपेशन का। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछने, टाइम खत्म होने वाला है। ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन पूछने, इस टॉपिक के अलावा सर भी ये पूछने। आंसर्स ठीक है क्या नहीं? जी जी, ये ठीक आंसर्स हैं, बिल्कुल आप लोगों ने सर सही। ये डी वाला बता दें किस तरह से फॉल्स है। वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि ग्रेटर देन रेंज ऑफ बी। ठीक है, लेकिन अगर हम नंबर देखें, नंबर तो सेट ए का 12 है आखिरी वाला, और सेट बी का 10 है। लेकिन रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं कि हम ग्रेटेस्ट में से लोएस्ट को माइनस करते हैं। तो ए में से जब हम 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट 12 है ए का, और जी। सबसे छोटा 3 है, तो 9 बनेगा। सेट बी में सबसे बड़ा है 10 और सबसे छोटा है 1, वो भी 9 बनेगा। यानी जो रेंज है दोनों की इक्वल है, लेकिन स्टेटमेंट कह रही है कि रेंज ग्रेटर है। यानी आखिरी नंबर नहीं देखें आप, आखिरी नंबर में से पहले नंबर को माइनस करके जो वैल्यू आ रही है ना, वो रेंज है बेसिकली। ठीक है सर। ठीक है, ये ट्रैप कर रहे हैं जल्दी जल्दी में आपको ना, ताकि आप जल्दी जल्दी में देखें। अच्छा, ऊपर 12 है और वो लाइन भी आगे गई हुई है, बी की लाइन पीछे है, तो आप इसको जल्दी जल्दी में ट्रू करते हैं। ये ट्रैप दिया हुआ है उन्होंने। ट्रैप ज़्यादातर तभी बंदा ट्रैप्स में फंसता है जब उसके पास टाइम कम हो। यानी उसके उसने इस क्वेश्चन पे आए और उसके पास बस 40-50 सेकंड्स बच गए हैं और उसने सॉल्व कर, तो फिर बंदा ट्रैप्स में फंस जाता है। या फिर अंडर प्रेशर बंदा आके फंस जाता है कि हर क्वेश्चन को जल्दी 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 कर रहा है, यार टाइम ना खत्म हो जाए, फिर बंदा ट्रैप्स में फंसता है। अगर आप एक टाइम दे रहे हैं उस चीज़ को, तो फिर ट्रैप्स में फंसना मुश्किल होता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन टॉपिक के अलावा भी बेशक पूछ लें, या जनरल आप पूछ लें। सर जरगाम, आप मेरे ख्याल से पिछले सेशन में, पिछला जो सेशन था उसमें आप जी उससे अपनी डिग्री के लिहाज से क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई थिंक।
तो वो डिग्री GIS। सिर्फ मेरी डाइवर्स है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा था हाँ, उस टाइम। मैं भी असल में मैं एयरफोर्स में हूँ, तो आप मुझसे पूछ लें, मुझे आइडिया है, UAVs का पायलट ही हूँ मैं ना। सर एक्चुअली मैंने जो BS किया था वो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में किया था। उसके जी। बाद मैंने ऑयल एंड गैस में 4 साल जॉब की है। उसके बाद हम्म। मैंने अपनी फील्ड चेंज की थी रिमोट सेंसिंग एंड GIS में मास्टर्स किया ठीक था है। मैंने। ठीक है। तो अब तो जो था ना, मैं उस टाइम ये पूछना चाह रहा था कि जब मैं अगर GRE की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने बाहर जाना, तो मैं डेटा साइंस में जाना चाहता हूँ। तो ये तो फिर हम्म। एक तीसरी फील्ड हो जाएगी ना, तो बिल्कुल डाइवर्स हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मैं उसमें जाके उसमें PhD कर सकूँ? ठीक है। अच्छा, मैं ना GIS का यूज़र हूँ, प्रॉपर यूज़र जो होता है ना, हमारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना उसमें ये GIS के सिस्टम होते हैं, GPS सिस्टम होते हैं, और सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर डेटा साइंस बहुत अच्छे से फिट होता है, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग ही होती है उसके अंदर। ठीक है। उसके अलावा जो टेस्ला गाड़ियां बनाती है अभी, उसके अंदर आप देखेंगे AI है, गाड़ी खुद ही मूव करती है, खुद ही ट्रैफिक देखती है, खुद ही टर्न करती है, खुद ही ट्रैफिक को अवॉइड करती है। ठीक है। उसमें भी फिर डाटा साइंस और GIS और AI इन्वॉल्व हो जाती है उस सारी चीज़ों में। जब मैं MS कर रहा था ना सर, तो हमारे साथ वो कोटा होता है एयरफोर्स वालों का ना, 2-3 स्टूडेंट जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पढ़ रहे थे। नस्ट में भी और ये कॉमस्टैट्स में भी, दोनों अच्छा, में वो इनमें कोटा है। वो सर्विंग एयरफोर्स के लोग नहीं होते, वो उनके मतलब चिल्ड्रन वगैरह होते होंगे जिनका कोटा होता सर होगा ना। सर्विंग है सर, वो खुद जॉब होल्डर है वहाँ पे। अच्छा। जी। ठीक और है। एक दो तो दो फाइटर पायलट्स थे। हम्म। और एक हमारे साथ वो PAF का बंदा था, लेकिन वो किसी एडमन ब्रांच में था। ठीक है, बस आप परेशान नहीं हो, ये मतलब बिल्कुल सूट करती है डाटा साइंस आपकी फील्ड के साथ, एग्जैक्टली exactly। बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा कि डाटा साइंस, बल्कि मैं इस पे मतलब एक वेबिनार भी दूंगा इंशाल्लाह, ये फारिग हो जाऊँ, चीज़ें असल में बर्डनाइज हो गई हैं बहुत ज़्यादा, कि ये जो जैसे सर कहते हैं ना, सर जफर, कि हर चीज़ में कोडिंग प्रोग्रामिंग है, इसी तरह डाटा साइंस AI हर चीज़ में है। और इससे हम फिर भी कंफ्यूज रहते हैं, यार मैं तो केमिस्ट्री से हूँ, मैं तो इंग्लिश से हूँ, मैं तो इससे हूँ, मैं प्रोग्रामिंग का क्या करूँ, या मैं AI का क्या करूँ, लेकिन दुनिया इसी तरफ जा रही है। तो इस पे इंशाल्लाह मैं कोई प्रिपेयर करूँगा लेक्चर, और सर उसमें यहाँ हम। में मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि पिछला जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ है वो भी एक AI वाले ने लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। और अभी जो AI का जो वो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ है बेसिकली। सर दो मिले हैं, एक फिजिक्स में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है। जी जी, एग्जैक्टली। ठीक है, और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लें। कंट्रीब्यूशन, किस चीज़ की कंट्रीब्यूशन, सॉरी? अच्छा हाँ, वो सर जुल्फ़कार अली मीर कर रहे थे कि एक GRE ने ऑफिशियल वोकैब लिस्ट, लेकिन मुझे उसकी श्योरिटी नहीं है। मैं पहले उसके बारे में सर्च कर लूँ, फिर मैं बात करूँगा, मुझे उसका नहीं पता। सर सर हमारी क्या सेशन जुल्फ़कार, ख़त्म हो रहा है? नहीं नहीं, अभी तो चल रहा है, बहुत आगे जाएगा, अभी तो जी जी, स्टार्ट मैं है। समझ रहा था कि ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। नहीं नहीं, अभी तो है। वैसे मैं आज की क्लास एंड हो रही है, चलें ठीक है, टाइम ओवर हो गया। मॉडरेटर्स, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच आप सबकी पार्टिसिपेशन का। तो थैंक यू सो मच अवेलेबल सर। रहें, अवेलेबल रहें, और सेशंस को अच्छा बनाने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन करें, पार्टिसिपेशन करें, और सजेशंस दें, और क्रिटिसिज्म करें खुल के, ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।